नमस्कार। स्वागत है आपका होमवर्क डिस्कशन में। कहा था भैया इस वाले लेक्चर का होमवर्क E1 to 9 है, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन है। तो आसान आसान से सवाल होंगे, आपने तुरंत फोड़ दिए होंगे। E1 to 9 9 ही सवाल है, तुरंत अपन देख लेते हैं। क्या है पहला सवाल? सवाल नंबर 1 से खेला शुरू करते हैं। E1 पहला सवाल देखिए जरा। E1 क्या है? E1 क्या है? A particle is rotated in a vertical plane with a constant angular velocity. Magnitude of centripetal force is। अच्छा, एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और ओमेगा उसका कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, और आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाता होगा। अब ध्यान से देखो तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो हमेशा m ओमेगा स्क्वायर r होगा, है कि नहीं है? और डायरेक्शन उसकी क्या होगी? मैंने कहा हमेशा टुवर्ड दी सेंटर। डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर r में से कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। सवाल में ये बोला गया है कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो हमको तो लगता है हर पॉइंट पे फिर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, बस डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही होगी। तो आपका ऑप्शन जो है इस वाले में क्या हो जाएगा? सेम एट ऑल द पॉइंट। मैग्नीट्यूड का ही पूछा है तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। हम टिक करके आगे बढ़ सकते थे। E1 एक बहुत आसान सा सवाल है। E2 देखते हैं। एक मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर। ड्राइवर मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज। नॉर्मल फोर्स क्या होगा? E2 वाले सवाल में हमसे पूछा गया है भैया कि ये किस तरह का ट्रैक है, ऐसा है ना। और मान लीजिए कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आपको आर दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सवाल में। गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, मान लीजिए मोटरसाइकिल या जो भी है, रफ्तार इसकी कांस्टेंट है ना। मान लीजिए कि ये यहाँ से एंगल थीटा पे है। ओहो, थीटा बन के यहाँ बैठ जाएंगे। नीचे इस पे mg लग रहा है। ये वाला एंगल मान लीजिए कि ऊपर से ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा? ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? mv स्क्वायर बटा आर। mv स्क्वायर बटा आर है और mg लग रहा है नीचे, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारे लिए mg cos थीटा, और इधर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? कोई भी बता देगा यहाँ से। नॉर्मल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी mg cos थीटा, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बटा आर, माइनस mv स्क्वायर बटा आर। अब आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? थीटा क्या होगा आपके लिए? थीटा कम होता रहेगा। थीटा अगर कम होगा तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा बढ़ रहा होगा। बाकी ये mv स्क्वायर बटा आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि v आपको क्या दिया है सवाल में? कांस्टेंट है। तो भाई cos थीटा बढ़ेगा तो mg cos थीटा बढ़ेगा। इसका मतलब नॉर्मल क्या होगा? इसका मतलब नॉर्मल बढ़ेगा। नॉर्मल बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब? इंक्रीज है। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर E3 पे। E1 हो गया, E2 हो गया, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 यानी E3 पे। E3 देखिए जरा ध्यान से। E3 क्या है? E3 सवाल नंबर 3, E3। A heavy particle hanging vertically from a point by a light inextensible string of length L started so as to make a complete revolution in vertical plane. Sum of the magnitude of the tension at the ends of any diameter है। अच्छा, हाँ ये तो कांस्टेंट आता है। हाँ मतलब सॉल्व करके आप प्रूव कर सकते हैं इस बात को। क्या दिया गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लीजिए कि ये वाली दूरी आपके लिए r है और आपने यहाँ से इसको रफ्तार दी है u, मान लो आपने रफ्तार दे दी है, और रफ्तार u ऐसी है कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। मान लीजिए कि हमने 2 पॉइंट ले लिए, किसी रैंडम पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट A ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लिया हमने? B, है ना। यहाँ तब जाएगा तब इसकी रफ्तार मान लीजिए हो गई है va, और यहाँ पे जब जा रहा है तो इसकी रफ्तार क्या हो गई है? vb हो गई है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप ध्यान से देखें, माना कि ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो ये वाला एंगल यहाँ से भी हो जाएगा थीटा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। अच्छा, इसका मास क्या है? मैंने कहा मास m है। इसका मास क्या है? m है। अच्छा भाई साहब, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा? मैंने कहा mg लग रहा होगा। थीटा बन के बैठ जाएंगे तो mva का स्क्वायर बटा r इधर की तरफ लग रहा होगा। इधर की तरफ टेंशन को मैं TA बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे टेंशन हमारे लिए क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पे TA की वैल्यू क्या होगी? अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल है आपके लिए थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत खूबसूरत।
अब आप ध्यान से देखें तो mv स्क्वायर बटा आर भी उधर लग रहा है, mg cos थीटा, mg के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक mg sin थीटा और एक mg cos थीटा। तो TA की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, TA की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा प्लस mva का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है, ये हो जाएगी भाई साहब, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार हो खूबसूरत, ये आपकी होगी ये टेंशन एट पॉइंट ए। अब अगर आप ध्यान से देखें बी पॉइंट पे जो टेंशन हमें निकालनी है, बी पॉइंट पे अगर हमें टेंशन नहीं, अच्छा एक और चीज यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में क्या लगा सकते हैं, मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जा सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली दूरी हो जाएगी r cos थीटा, ये r है, ये r cos थीटा है, तो ये वाली हाइट क्या हो गई है r माइनस r cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी है, मैंने कहा mgh, और वो h है r1 माइनस कॉस थीटा, r1 माइनस कॉस थीटा, इतनी आपके पास क्या हुई है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। अच्छा, दैट मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu स्क्वायर और बाद में हो जाएगी हाफ m हमारा u स्क्वायर, मैंने हम इसको कॉमन ले लिया तो va का स्क्वायर यहाँ से हमारे पास आ गया है इनका। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। ओ हो। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप va का mva स्क्वायर बटा r की वैल्यू यहाँ से उठा के कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे करें, अरे कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, क्या कीजिए हाफ mva स्क्वायर बटा r जो है इधर ले आइए, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको टेंशन एट ए मिल जाएगा, टेंशन एट ए मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये वाली वैल्यू अपने पास टेंशन एट ए कितना आता है, इसको जस्ट मैंने अभी सॉल्व किया था, ये वैल्यू आ रही है अपने पास mu स्क्वायर बटा l और वो आ रही थी माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, 3mg cos थीटा। ये कहां से आई भाई साहब, 1 and 2 से, कहां से 1 and 2 से अपने को क्या मिल गया, टेंशन एट ए मिल गया। सिमिलरली अगर आप टेंशन एट बी भी निकालना पड़ेगा अपने को, टेंशन एट बी भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा इस वाले केस में आपके पास mg कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो इधर की तरफ क्या लग रहा होगा mg cos थीटा, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा mvb का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो टेंशन एट बी क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, टेंशन एट बी क्या हो जाएगा आपके लिए mvb का स्क्वायर बटा r, mvb का स्क्वायर बटा r माइनस mg cos थीटा, माइनस mg cos थीटा। इनका बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत, ये तो बहुत ही शानदार। और क्या लगेगा, मैंने कहा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। कितना काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है, तो आप बोल देंगे हाफ mu स्क्वायर माइनस vb का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगा mgh, h यहाँ से हाइट है इसकी, तो ये वाली दूरी आपके लिए ये r है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये r cos थीटा हो जाएगा, ये r है तो r प्लस r cos थीटा, r कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा। ये रिश्ता और ये रिश्ता यूज करेंगे तो जब आपको मिल जाएगी किसकी वैल्यू, टीबी की वैल्यू। और टीबी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, टीबी की वैल्यू मिल रही है हमें mu स्क्वायर बटा l, सॉरी मतलब जो ये क्या था r था, हमने r ले लिया mu स्क्वायर बटा r माइनस 2mg और ये वाला यहाँ प्लस आता है, इसमें माइनस आ जाएगा 3mg cos थीटा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, TA प्लस टीबी को आप ऐड कर देंगे तो होगा क्या कि जो cos थीटा वाली टर्म है ना वो गायब हो जाएगी, तो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, थीटा पे डिपेंड करने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ से mu स्क्वायर बटा r, ये हो जाएगा 2mu स्क्वायर बटा r और ये आपका हो गया है माइनस ऑफ 4mg। तो आपको जो भी कॉमन लेना है वो आप ले लीजिए, इसमें कोई जो भी ये वैल्यू आ रही है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। कौन से ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, ये अपने को ऑप्शन बी में दिखाई देगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी सवाल में कोई बहुत ज्यादा भोकाल टाइप का नहीं है, ये है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल। आप समझ गए ना कि दो अपोजिट एंड पे पार्टिकल रहेगा, तो एक बार टेंशन ये है टी ए मान ली, एक बार टीबी मान ली, दोनों का सम जो है वो वैल्यू क्या आएगी, ये कमेंट करने को हमसे बोला गया था। बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, एक तो हम एबीडी बनाए और सेकेंड वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया गया है। E3 के बाद आगे बढ़ते हैं E4 पे, E3 के बाद आगे बढ़ते हैं E4 वाले सवाल पे। क्या है E4, जरा ध्यान से देखिए। E4 क्या है, इन ए सर्कस stuntman rides a motorbike in a circular track of radius r in a vertical plane. Minimum speed at the highest point of track will be।
अच्छा हाय हाँ सर्कुलर स्टंटमैन राइड से मोटर बाइक इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन वर्टिकल मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक है मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैक विल बी अच्छा सर्कुलर स्टेटमेंट राइड ए मोटर बाइक इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन वर्टिकल प्लेन अच्छा भाई साहब ऐसा है ऊपर नहीं ऐसे अंदर इस तरह से घूम रहा है अंदर अंदर तो यहाँ पे गिरना नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा नीचे इस पे mg लग रहा होगा ना ऊपर क्या लग रहा होगा मैंने कहा mv² बटा r है और क्या लग रहा होगा मैंने कहा इस पे नॉर्मल लग रहा होगा नीचे की तरफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा इसका एपीडी बनाइएगा तो नॉर्मल जस्ट 0 हो जाए मतलब गिरे नहीं तो क्या होना चाहिए mv² बटा r दैट इज इक्वल टू mg हो जाएगा तो बहुत ही आसान है जब नॉर्मल 0 हो जाएगा तो अलविदा हो जाएगा नॉर्मल 0 हो जाएगा mv² बटा यहाँ से v की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके लिए अरे भाई ऐसे तो आपके पास mv² बटा r जो है किसके बराबर होना चाहिए नॉर्मल प्लस mg के बराबर होना चाहिए जब नॉर्मल 0 हो जाएगा तो v की मिनिमम वैल्यू आएगी v की मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है gr का रूट आ रही है gr का रूट gr आपके लिए आंसर क्या आ जाएगा रूट gr जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे ये था E4 क्या था E4 आगे बढ़ते हैं E5 पे क्या है E5 जरा ध्यान से देखिए E4 हो गया है E5 पे बढ़ते हैं E5 जरा ध्यान से देखिए E5 क्या है E5 a heavy mass is attached to a thin wire and will lead in a vertical circle wire is most likely to break अच्छा ये तो बहुत आसान है कि ये तो अपने पहले ही बातें कर ली थी खतरा सबसे ज्यादा कहाँ होगा लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगा ना यार इसको अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं किसी पॉइंट पे मान लो कि आप थीटा पे यहाँ पे थीटा पे आए तो क्या होगा मैंने कहा मान लीजिए कि भाई साहब इसकी रफ्तार जो है v है इसकी रफ्तार क्या है v है बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार इधर इस पे टेंशन लग रही होगी नीचे इस पे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा थीटा बन के बैठ जाएंगे तो mv² बटा r इधर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया टेंशन किसी भी पॉइंट पे क्या आ जाएगा मैंने कहा mg cos थीटा प्लस mv² बटा r है तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी थीटा जो है मैक्सिमम 1 होगा कब जब थीटा की वैल्यू cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी तो cos थीटा क्या होगा 0 यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे mg भी नीचे लग रहा होगा और mv² बटा r भी नीचे लग रहा होगा तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी और यहाँ धागे के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी और यहाँ सबसे कम होगी तो क्या ऑप्शन है भाई साहब व्हेन द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट सर्कल मैंने कहा व्हेन द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल मैंने कहा बी ऑप्शन होगा हमारा आंसर यहाँ पे धागे की टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी बहुत आसान सा सवाल है कोई बहुत ज्यादा टफ चीज इसमें है भी नहीं ये था E5 आगे बढ़ते हैं E6 पे आगे बढ़ते हैं E6 वाले सवाल पे E6 क्या है E6 A particle is moving in a vertical circle. Tension in the string when passes through two position at angle 30 degree and 60 degree from the vertical are T1 and T2 respectively. तब क्या होगा हो अब आप ध्यान से देखिए आपको पता लगेगा कि थीटा जितना कम होगा अगर आप ध्यान से देखें मान लो कि मैं यहाँ से थीटा पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे मास m है नीचे इस पे क्या लग रहा होगा मैंने कहा mg लग रहा होगा इधर मैंने कहा mv² बटा r थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन ऊपर मैंने कहा टेंशन ये एंगल है आपका थीटा तो टेंशन की वैल्यू किसी पॉइंट पे क्या होगी मैंने कहा mg का ये वाला कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा प्लस mv² बटा r है तो थीटा की वैल्यू जहां पे सब कम होगी वहां पे mg cos थीटा ज्यादा होगा तो क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री है देन द पोजीशन एट 30 डिग्री एक बार क्या है 30 डिग्री है एक बार क्या है 60 डिग्री है यहाँ पे T1 आएगा यहाँ पे T2 आएगा तो ऑब्वियसली T1 बड़ा होना चाहिए T2 से T1 क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए T2 से क्योंकि वहां पे cos थीटा बड़ा होगा cos 30 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री तो ठीक है तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो बहुत ही मां लल्लू किस्म का सवाल आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे सवाल नंबर 7 क्या है सवाल नंबर 7 जरा ध्यान से देखिए हाँ पेन जो है भैया पेन को
चेंज करें क्या? सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 7 में है फोटो बना रखा है, इस तरह का फोटो है ए बी। यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे क्या है? बी है। अच्छा, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। A car moves at a constant speed on a road as shown in the figure. The normal force by the road on the car is Na and Nb at the position A and B. तो यहाँ पे भी इसकी रफ्तार v है और यहाँ पे भी इसकी रफ्तार क्या है? v है। मान लो कि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर Ra है और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर Rb है। नीचे इस पे क्या लग रहा होगा? मैंने कहा mg लग रहा होगा। क्या यहाँ पे भी mg लग रहा होगा? मैंने कहा हाँ, चीटा बन के बैठ जाओगे तो mv स्क्वायर बटा Rb यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बटा Ra। तो नॉर्मल की वैल्यू लगा क्या होगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं n को na बोल देता हूँ। n इज बेसिकली नॉर्मल एट a। नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर क्या है? वो है तो mg माइनस mva का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Ra, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ का नॉर्मल क्या आ जाएगा? वहां पे नॉर्मल आ जाएगा। नीचे फोर्स क्या लग रहा है? mg, ऊपर mv स्क्वायर, तो ये mg माइनस mv स्क्वायर, v तो सेम है दोनों जगह, v तो दोनों जगह सेम है, mv स्क्वायर बटा Rb है ना। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप ध्यान से देखें, फोटो को देखें। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये देखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे ज्यादा है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे ज्यादा है? अगर आप ध्यान से देखें फोटो में थोड़ा सा ठीक ठाक से अगर आप देखेंगे तो ये है, यहाँ पे आप ऐसे सर्कल का पार्ट है ये पॉइंट, और यहाँ पे एक छोटे सर्कल का पार्ट है। थोड़ा सा फोटो अगर अच्छे से और बनाया होता, खैर वैसे दिख रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ए पे ज्यादा है कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी, लेकिन थोड़ा सा मतलब सिमिलर टाइप का वैसे दिख रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए? किसी एक का फिर ज्यादा साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो ए पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है कंपेयर टू बी। अगर ऐसा होगा तो आर ए बड़ा हो जाएगा, आर ए बड़ा होगा, आर ए बड़ा होगा, आर ए बड़ा होगा। आर ए अगर बड़ा होगा तो आपके पास जो है फोटो में कुछ घोटाला है क्या? आर ए एंड आर बी में कुछ मतलब सिमिलर टाइप का ही देख रहा है। अब आप आंसर से पता कर सकते हैं कौन सा इसमें क्या है। आर ए एंड आर बी, अगर मैं आर ए बड़ा मतलब फोटो अगर मैंने ऐसा बनाया कि ऐसा है तो आर ए बड़ा हो जाएगा, आर ए बड़ा हो जाएगा, एन ए कम हो जाएगा, एन ए कम हो जाएगा। तो फिर मतलब जो है आपका तो ऑप्शन जाना चाहिए आर ए बड़ा होगा, आर ए बड़ा होगा तो हाँ, जितना आर ए बड़ा होगा उतना एन ए भी बड़ा होगा। हाँ, क्योंकि आर ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अरे ये हमें फोटो में साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लीजिए कि आर ए बड़ा है, आर ए बड़ा होगा तो एम ए बी स्क्वायर बटा ये वाली क्वांटिटी कम होगी, तो एन ए आपका बड़ा हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या है उससे देख लीजिए भाई क्या फोटो का। हालांकि मेरी जो बुकलेट है उसमें फोटो तो लगभग ऐसा कुछ क्लियर देख नहीं सकते कि आर ए और आर बी में बड़ा कौन है। हाँ, क्या दिया होगा? क्या सी दिया है? सी देने का मतलब ये है कि आर बी बड़ा है। सी देने का मतलब आर बी बड़ा है, आर बी बड़ा होगा, आर बी बड़ा होगा मतलब ये थोड़ा सा फैला हुआ ज्यादा ऐसा हो, और ये अगर ज्यादा ऐसा फैला हुआ होगा तो फिर उस वाले केस में ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर बी बड़ा हो जाएगा। आर बी अगर बड़ा होगा, आर बी बड़ा होगा तो एम बी स्क्वायर बटा बी की ये वैल्यू कम होगी, तो एम जी माइनस कम से एन बी बड़ा आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपके लिए कि एन बी जो है वो बड़ा है किससे? एन ए से। एन बी किससे बड़ा है? एन बी बड़ा है एन ए से। मतलब हालांकि फोटो में दोनों सेम टाइप के ही फिगर टाइप मतलब दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आप ढंग से देखें तो थोड़ा सही से अगर फोटो बनाओ और तो हालांकि इससे आगे का फोटो जो है ऐसे मतलब ज्यादा ही ऐसे कर रखा है, उसको थोड़ा सा ऐसे किया होता तो साफ साफ दिख जाता कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर बी का ज्यादा है। अगर बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो बड़ी आसानी से अपन कंपेयर कर। आपको मुद्दा समझ में आया कि क्या है बात? जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो हमें दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कंपेयर करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ए और आर बी में जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसके लिए ये वाली वैल्यू कम होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये आर बी बड़ा है, आर बी बड़ा है तो ये क्वांटिटी छोटी हुई तो फिर एन बी बड़ा हो गया है ना। लल्लू पुल्लू ऐसा कुछ नहीं, वैसे फोटो थोड़ा सा
बी वाला मतलब थोड़ा ज्यादा ऐसा फैला हुआ होना चाहिए, कर्वेचर उसका कम होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होना चाहिए। ये था E7। आगे बढ़ते हैं E8। E8 क्या है? E8 जरा ध्यान से देखिए। E8 पेन को क्या कर रहे हैं भाई? E8 है water in the bucket is laid in vertical circle with a string attached to it. Water does not fall even the bucket is inverted at the top of its path है, we conclude from its motion है। पानी गिर ही नहीं रहा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है? ये तो बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि पानी जो है, पानी के ऊपर नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। पानी इसके नॉर्मल लगा रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा? mv स्क्वायर बटा आर है ना। नॉर्मल 0 हो गया होगा तो mv स्क्वायर बटा आर मस्ट बी इक्वल टू mg हो जाना चाहिए। तो ये कट गया। v मिनिमम आपको क्या चाहिए? ये रूट जी आर चाहिए भाई साहब। रूट जी आर कहीं दिखाई दे रहा है? मतलब क्या अच्छा बोल रहा है? वी कंक्लूड दैट एट दिस पोजीशन mg इज नॉट ग्रेटर देन m। हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये जस्ट 0 होगा। मतलब आपके पास mg की वैल्यू अगर mv स्क्वायर बटा r से बड़ी होगी फिर पानी गिर जाएगा। जस्ट बराबर होगी तब तक नहीं गिरेगा, है ना। तब आप ऑप्शन देख लीजिए कि mg mv स्क्वायर बटा r। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इक्वल क्यों हो भाई? पानी नहीं गिरेगा तब तो ये जरूरी, जस्ट नहीं गिरे तब n 0 हो जाए। n 0 होगा तब ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन वैसे तो ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना पॉजिटिव। जब आपको मिनिमम चाहिए तब आप n को 0 कर दीजिए, यानी ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है? मिनिमम। यानी आपके पास mv स्क्वायर बटा r की वैल्यू mg या mg से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, तो अब mg इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बटा r। नहीं, mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बटा। mv स्क्वायर बटा r से बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो सकता है। हमको लगता है सी ऑप्शन पे इस बात को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल सवाल E9 क्या है? E9 जरा ध्यान से देखिए। E9 वाला सवाल। A simple pendulum having bob of mass m suspended from the ceiling of car using an stunt film shooting the car moves up along the inclined plane at speed v makes a jump and leave the cliff है। अच्छा, एक कारवार है, एक मान लीजिए ऐसा कुछ है इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे कारवार कुछ चढ़ा रहे थे और कार में क्या लगा है? कोई सिंपल पेंडुलम लगा है। मान लीजिए ये एंगल थीटा वगैरह पे कुछ है और कार यहाँ से टप्पा खा जाती है, यानी कि यहाँ पे जंप मार देती है वी से, तो कार उड़ती हुई इधर की तरफ आएगी। कार क्या करने लगेगी? प्रोजेक्टाइल करने लगेगी। उस पर सिर्फ mg लग रहा होगा, वो फ्री फॉल करने लगेगी, उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी। अच्छा, कार की एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगी, इस मास m का भी g डाउनवर्ड होगा, सबका g डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे टेंशन क्या आएगी? बे टेंशन 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे कार ऐसे जा रही है और यहाँ पे बॉब वगैरह यहाँ लगा हुआ तो इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। हम बातें पहले ही कर चुके हैं कि अगर आप सुसाइड मोड में आ जाएं, एक ईंट सर पे रख के एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग से जंप लगा दें, तो यात्रा के दौरान आपके और ईंट के बीच का आपको ईंट का कोई वेट नहीं लगेगा, नॉर्मल 0 हो जाएगा। ऐसी बातें अपन पहले कर चुके हैं। तो भैया यहाँ से जब ये फ्री फॉल कर रही होगी तो टेंशन तो आएगी ही नहीं, है ना। सबका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा। अच्छा, ऐसा बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर हो जाएगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द कार व्हेन द एयर है mg, ये नहीं है 0। क्या होगी? 0। कहां दिखाई देगा? कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? डी ऑप्शन में दिखाई देगा। और भी कुछ था क्या? इतना ही था इस लेक्चर में बस। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। पीछे और कुछ नहीं है इसमें। ये वर्टिकल्स ई चलिए, तो फिर इतना ही था तो हो गया भाई साहब। अपना का बहुत मतलब ख्याल रखिएगा और होमवर्क पूरा कीजिएगा। बाकी ऐसे परेशान नहीं, इजी है सब कुछ। अगर आप लॉजिकली चीज़ें समझ जाते हैं ना तो ज़्यादातर सवाल इजी होते हैं। अब आप कितना भी जाइए एडवांस का टफ पेपर हो जाए, इसमें 30-40% सवाल इजी मिल जाते हैं। बस उसको करने का, मस्त रहने का। और फिर टफ सवाल तो अपन पढ़ते ही है ना, वो भी करने का, वो भी करना है। पर ईजी वाला कोई गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, अपन चलते हैं भाई साहब, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।